यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, और चैप्टर है हमारा यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक, तो दो तरीके के ब्लॉक होते हैं, एक डी हो गया, एक एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स को हमको यहाँ पर अलग अलग इनकी डीलिंग करनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाइज भी हम लोग चलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ध्यान ज़्यादा देना है। तो पहला है कि द डी ब्लॉक, एनसीईआरटी से ही शुरू कर रहा हूँ कि डी ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉक क्या होता है कि उसमें तुम्हारे, उसका नाम डी ब्लॉक क्यों पड़ा, क्योंकि उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाते हैं डी सबशेल में। ठीक, डी सबशेल में जाते हैं, यानी कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो डी के सबशेल में जाता है। जैसे होता है ना एस पी डी एफ, ऐसे डॉट डॉट आगे कर दिया जाता है। तो एस वाला शुरुआती होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो डी सबशेल में होता है, इसी वजह से उसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप देख लो, तो ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर इसमें वो पीरियोडिक टेबल में 3 से 12 इस ग्रुप के बीच में आते हैं। जैसे ये हो गई एक जनरल पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर आ गए एस ब्लॉक ऐसे, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पर इधर की तरफ आ गई ये गैसेस, नोबल गैसेस, और नीचे की तरफ यहाँ पर दो ब्लॉक ऐसे होते हैं, और बीच में ये पूरा हिस्सा जो होता है ये वाला। तो ये जो है 3 से 12 के बीच का ये ग्रुप आता है, और साथ ही साथ ये तुम्हारे एफ ब्लॉक होते हैं, जिनका अभी बाद में बताऊँगा। ठीक, तो 3 से 12 इनका ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी हो गई डी ब्लॉक के बारे में बात। ठीक है, डी ब्लॉक को एक चीज़ और बताऊँ, डी ब्लॉक को इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि ये स्टेट इनकी चेंज होती रहती है। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब कि ये जैसे इनमें ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा ओएस, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या होती रहती है, इनमें चेंज होती रहती है, चेंज का सिंबल है। तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी चेंज होती रहती है, इसी वजह से ये ट्रांजिशन शो करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर होते हैं इसमें मेटल्स और इधर होते हैं नॉन मेटल्स, तो बीच में मेटलॉइड्स आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनको ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये अपना चेंज करते रहते हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या होगा ना कि जैसे कभी ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे, कभी उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल की, कभी दोनों की हो सकती है। ठीक है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत वेरी करती है। ठीक, अच्छा, जो डी ब्लॉक होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक, उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन का मतलब कि ये उसी में होते हैं, लेकिन ये अलग से पीरियोडिक टेबल में बट गए होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है जो कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, जो कुछ मतलब ऐसे होते हैं ना कि कह सकते हो उनके बारे में कि वो डी ब्लॉक में होकर भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक में कुछ कुछ हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो ये देखो जो जो ये एलिमेंट्स हैं, एक हो गया जिंक, एक हो गया कैडमियम, और एक हो गया तुम्हारा मरकरी। तो ये सब क्या होते हैं ना, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक डेफिनेशन और होती है कि इसमें जो डी सबशेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। यानी कि उसमें जैसे डी सबशेल में 5 डब्बे होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे भरेंगे। तो यानी कि इसमें एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें। अब अगर 10 के 10 हैं इसमें, तो यानी कि ये पूरा भरा हुआ है, इसमें जगह तो है नहीं।
तो इसी वजह से इनमें क्या होता है कि यही होता है कि जिंक में और कैडमियम में और मरकरी में, इन तीनों में तुम्हारा जो डी सबशेल होता है ना, वो कैसा होता है, वो फुल्ली फिल्ड होता है। और सिर्फ इसी में फिल नहीं होता, इनकी जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसमें भी ये फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक जो है +2 में रहता है, तो जिंक का +2 में भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी फुल्ली फिल है, उसमें भी तुम्हारा D10 पूरा ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, वो पूरे फिल हो जाते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये फुल्ली फिल्ड पूरा रहता है। ठीक, इसमें कोई नई बात है नहीं। तो ये चीज़ तुम्हारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये पूरे फुल्ली फिल्ड होते हैं और इनका रीज़न ये है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है एजी पे। ठीक है, एजी यानी कि सिल्वर पे, कि सिल्वर जो है उसके डी जो है सबशेल जो होता है उसमें तो ये फुलफिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, लेकिन तब भी एजी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स माना जाता है। तो है तो फुल्ली फिल्ड, लेकिन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों, मतलब इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में एजी को क्यों रखा जाता है? तो उसका कारण है कि एजी एक और स्टेट दिखाता है, उसको AG+2 बोलते हैं, सिल्वर +2 में, उसमें ये तुम्हारा डी सबशेल फुल्ली फिल्ड नहीं होता, इसी वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका डी सबशेल पूरी तरीके से खाली हो, उनके नॉर्मल स्टेट और साथ ही साथ उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। ठीक है, जैसे जिंक के केस में, जिंक के ऑक्सीडेशन +2 में और जिंक के ऑक्सीडेशन +0 में, यानी नॉर्मल स्टेट में, दोनों में ही वो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, डी ब्लॉक का हिस्सा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग डी ब्लॉक में से नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वैसी, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें इनकी हो जाती हैं, सारी चीज़ें, बाकी तो और उसमें कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक पे, मेन जो बात है उस पर आते हैं। तो डी ब्लॉक जो है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उसका जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जो बेसिक फार्मूला है n-1 D 1 से 10 और NS 1 से 2। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मेट होता है लिखने का। अब ये कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, तो जो यहाँ पर n होता है ना, n नंबर, वो n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि d ऑर्बिटल के कितने नंबर हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें एक्सेप्शन आता है, एक और एक्सेप्शन, क्योंकि इनऑर्गेनिक है तो एक्सेप्शन आएगा ही। पीडी का एक्सेप्शन आता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4d10 5s0, यानी कि इसके s में 0 हैं, जबकि यहाँ होने चाहिए थे 1 से 2। तो सिर्फ पीडी एक एक्सेप्शन है उसका, क्योंकि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पूरे रख लेता है D10 बनाने के लिए। ठीक है, आगे बताऊँगा। तो D1 से 10 होता है और D1 से 2 होता है। ठीक है, और n-1, ये n क्या होता है, ये होता है तुम्हारा क्वांटम नंबर बेसिकली। ठीक है, अब ये जो है क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हारा, जैसे जो नंबर s का यहाँ पर होगा उससे एक कम नंबर यहाँ पर होगा, क्योंकि n-1 है। ठीक है, अगर मैं s की वैल्यू लेट सपोज कोई भी कन्फिग्रेशन लेते हैं, जैसे कि ले लें 3d5 4s2, तो यहाँ पर नंबर देखो, तो यहाँ पर 3 और 4, तो 4 यहाँ पर अगर n है तो यानी कि d की वैल्यू हमेशा n से एक छोटी आएगी, यानी कि 3 आएगी। ठीक, और d क्योंकि 1 से 10 है तो यहाँ का d5 भी है, क्राइटेरिया फुलफिल, 1 से 2 है, यहाँ भी 2 है, क्राइटेरिया फुलफिल। तो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसी ही फॉर्मेट में होगा फॉलो, एक्सेप्ट पीडी के। पीडी का तुम्हारा 4d10 और 5s0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी का रूल आता है, तो मेन चीज़ यहाँ पर स्टेबिलिटी की है। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी इसमें स्टेबिलिटी में बताऊँगा आगे। ठीक है, इसकी जो टेबल्स हैं वो थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली टेबल हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज पे। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी के बारे में, कि कैसे कोई चीज़ स्टेबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें तुमको सीरीज़ बता दूँ। सीरीज़ इसमें होती है, सीरीज़ इसमें जो है 4 सीरीज़ चलती हैं, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़ और फोर्थ सीरीज़, जिसमें कि फोर्थ सीरीज़ बहुत ज़्यादा अगर ना भी याद हो तो काम चल जाता है, क्योंकि एक्टिनॉइड से 89 से चलता है ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, थर्ड तक याद होनी चाहिए कंपलसरी। ठीक है, तो जैसे पहली सीरीज़ नंबर 1 अगर हम लोग लिखें तो कैसे हो जाएगी, तो उसकी ट्रिक है जो कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर कॉपी
नहीं मांगे फेयर कॉपी, CO होगा, नहीं कंप्लीट ज़रा। ठीक है, तो ये इसकी तुम्हारी पूरी सीरीज़ हो गई। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, नहीं कंप्लीट ज़रा। ठीक है, ऐसे करके पूरे याद कर सकते हो। 21 से ये शुरू होती है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 तक पूरा जिंक हो गया। ठीक है, अब इसमें तुमको कैसे इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है देखो ध्यान से देखना। 3D जो है, सबसे पहले 3D पे आओ। 3D में ये फिल किए जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ग्रुप कौन सा था, 3 से 12 था, तो शुरुआत 3 से होगी और 3 का D से होगी। तो 3 के D में तो कुछ नहीं करना है भाई, सीधी सी बात है कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख जाओ, लेकिन उसमें कुछ कुछ नंबर को मिस करना है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे गिनती लिखना शुरू करो 3D में आया 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 ना के 5 5 आता है, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 ना के 10 10 आता है। ठीक है, तो 5 रिपीट हुआ और 10 रिपीट हुआ बस। उसके अलावा 3D में 1 2 3, फिर उसके बाद 5 5 6 7 8 10 10। ठीक है, ऐसे पूरा चलता है। ठीक, और फिर 4S की बात करें, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला के बनेगा। इन्हीं दोनों को अगली सीरीज जो होगी वो 4D से शुरू होगी, और उसकी अगली 5D से शुरू होगी, क्योंकि 3 से 12 ग्रुप था। तो पहला ये 3 का ग्रुप हो गया, उसके जस्ट नीचे फिर ग्रुप होगा 5 वाला, तो 3D के बाद 4D आ जाएगा, फिर 5D आ जाएगा। तो ऐसे से D सीरीज़ बढ़ती जाएगी, और 4S का भी बढ़ता ही जाएगा। जैसे 4 है तो अगला 5 होगा, फिर 6S होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा देखो मैंने क्या बताया था कि इसका जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा कि D में 1 से 10 तक होगा, और S में तुम्हारा 1 से 2 तक होगा। ठीक है, ये चीज़ थी 1 से 10 और 1 से 2। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 और 1 को देखना है बस। तो यहाँ होगा 2 2 2। अब जहाँ रिपीट हो रहा है ना, जहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों में क्या करोगे, एक में 1 रहेगा, एक में 2, तो एक में 1 एक में 2, फिर सब में 2 2 2, फिर जहाँ रिपीट हो रहा है एक में 1 दूसरे में 2। ठीक है, ऐसे करके पूरा इनका बन जाएगा। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें लिखना हो, जैसे मान लो स्कैंडियम का लिखना है, तो 3D में क्या आ रहा है 1 और 4S में क्या आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 3D 1 4S 2, ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैसे ही अगर तुम्हें आयरन का लिखना है, तो आयरन का कितना हो जाएगा, तो 3D में कितना है 6 और 4S में कितना है 2, तो आयरन का कितना हो जाएगा 3D 6 4S 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब ये तो बात हो गई इनकी, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा कि भैया ये 5 5 और ये 10 10 रिपीट काहे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 4 और 9 नहीं आए। तो उसके लिए एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी मैंने बताया था तुमको स्टार्टिंग में कि डी में क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कोई भी स्पीशीज़ अपने आप को जब स्टेबल करना चाहेगी, तो स्टेबल करने के चक्कर में वो 2 चीज़ें करती हैं। पहली चीज़ कि उसके पाँचों के पाँचों सब शेल में तुम्हारे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम हो जाए। ठीक है, सिंगल सिंगल पेयर के, मतलब अभी मैंने दूसरा नहीं बनाया है तो पेयर नहीं हुआ, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। क्योंकि फुल फील्ड तो तब होता ना जब इसके साथ एक और आ जाता, तो पूरा 10 तक हो जाता ही है। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड में भी इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है बाकियों के कंपैरिजन में। और अगर कहीं गलती से फुल फील्ड मिल गया, 1 2 3 4 5 ऐसे फुल फील्ड मिल गया कि सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तो 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ 10 हो गए, तो इसमें तो फुल फील्ड स्टेबिलिटी, और इसमें बहुत हाई स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, फुल फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी, होती इसमें भी है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ये मिल गया तो। जैसे अब देखो, अब 5 वालों का मैं बता रहा हूँ कि 5 और 10 वालों के साथ ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैंगनीज का क्या है कि इन सब के पहले इतना जान लेना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखोगे ना, इन सब के पहले 18 और ले लेना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इन सब के पहले एक गैस आती है। जैसे इसका एक्चुअल में अगर लिखने बैठूँ, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, वो होता है स्कैंडियम का। अगर मैं लिखूँ तो अभी मैंने ऊपर क्या लिखा 3D 1 4S 2, एक्चुअल में इसका ऐसे लिखा जाता है, आर्गन करके फिर 3D 1 4S 2। ये आर्गन क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस है इसकी, तो इसका ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 में 2 जोड़ो तो कितना 20, और 20 में 1 जोड़ो तो 21, तो 21 तुम्हारा यहाँ पे नंबर आ गया। ठीक है, स्कैंडियम का। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आर्गन का 18 तो दिमाग में पहले से जोड़ के रखना, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इतने, इनको बाद में जोड़ते रहना। ठीक है, तो सेम केस है यहाँ पर, जैसे मैग्नीस का है तो मैग्नीस का 25 है, तो 25 पहले तो 18 घटा ही दो क्योंकि तो आर्गन का ही है। ठीक है,
तो 25 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 25 में 18 जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। तो 7 बचने का मतलब कि भाई अगर मैग्नीज का हमें लिखना है तो 3D पहले लिखो फिर 4s लिखो, तो 4s में तो 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 1 से 2 ही बताया था, तो पूरा ही पूरा 2 फिल कर दो। अब बचा कितना 5, तो D में 5 कर दो, तो इसका तो ऐसे ही हो गया D5 4s2, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जैसे था वैसे ही है। लेकिन मेन दिक्कत है क्रोमियम के साथ, क्रोमियम का एक्सेप्शन आता है, ठीक है, कि क्रोमियम का 1 2 3 4 होना चाहिए था लेकिन हो गया 5, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रोमियम का जब तुम एक्चुअल में लिखती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्रोमियम कितने नंबर पे आ रहा है, क्रोमियम आ रहा है 24 नंबर पे। तो 24 में से पहले 18 घटा दो तो कितना बचा 6, तो होना इसका क्या चाहिए था 3D 4s, तो 4s में 2 पूरा ही फिल कर दो और 3D में कितना बचा, तो 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 बचा। लेकिन क्रोमियम चालू है, तो क्रोमियम ने क्या किया कि डी के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, अगर ये 4 है और 4 से ये 5 बन जाए तो यानी कि इसको 5 फील्ड की हाफ स्टेबिलिटी मिल जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन पे इसको हाफ फील्ड मिल जाएगा जिससे इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो ये ऐसा कर सकता है कि ये 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चुरा ले, अपने पास रख ले, और इसी वजह से इनको ट्रांजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा रहता है। तो ये क्या करता है, ये करता है कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, हाफ फील्ड के लिए, डी में 5 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए एक एस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये इसकी एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3D5 4s1, ठीक है। तो एस को तो नहीं मतलब है, एस तो 1 से 2 रह ही सकता था, अभी मैंने बताया, तो एस में 1 तो सही है, और डी को 5 मिल गया, यानी कि ये और स्टेबल हो गया, तो क्रोमियम और स्टेबल हो गया, और इसी वजह से इसका D5 होता है, ठीक है, 4 नहीं होता है इसका। सेम हाल यहाँ पर देखो, तो सेम हाल देखो, कॉपर में तुम्हारा 10 है और जिंक में 10 रिपीट हो रहा है, तो कॉपर का अगर तुम लिखोगे तो 29, तो 29 में से तो पहले 18 घटा दो, वही वाला केस, 29 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा 11, तो 11 बचने के लिए देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे कॉपर, ठीक है, Cu, तो D और फिर से 4s लिख रहा हूँ, 4s में तो 2 जाएंगे ही जाएंगे। अब तुम्हारा कितना था, 11 था ना, तो 11 में से 2 चला गया तो 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया कि 10 की वजह से ये पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी कि अगर ये 10 पा गया तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि ये फुलफिल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो D में 9 है, तो कॉपर भी क्रोमियम की तरह है, चोरी कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लेता है तो ये भी पूरा अच्छे से स्टेबल बना लेता है 3D10 4s1, 1 में तो हो ही सकता है S, और D का पूरा 10 स्टेबल हो गया, तो कॉपर भी स्टेबल हो जाता है। तो इन दोनों का एक्सेप्शन यहाँ बनता है, ठीक है, जो कि सबको लगता है कि एक्सेप्शन है, लेकिन समझने वाली चीज़ है। अगर कोई समझ जाए तो बहुत आराम से कर सकता है कि हाँ भाई एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था तो उसने चुपचाप उठा के अपने में रख लिया, और इस वजह से D5 D10 बन गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, बाकी पूरा ही चलता है। जिंक का जो 10 है वो तो आना ही चाहिए था, क्योंकि 30 है, तो 30 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, और यहाँ देख लो 10 इसके और 2 इसके, तो 10 + 2 12 हो गया। तो जिंक का तो एकदम सही मामला है। मामला ख़राब सिर्फ कॉपर में होता है और सिर्फ होता है क्रोमियम में, बस, ठीक है। ऐसे ही अगले में भी एक्सेप्शन आएगा, तो वो अगली सीरीज़ का होगा, ठीक है, ठीक, अगली सीरीज़ में फिर वहाँ पे जो है होता है। वैसे देखो ज़्यादातर क्वेश्चन 3D सीरीज़ से या तो फिर 4D से आते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि फिर उसका लेंथनम एक्टिनोइड्स लग जाता है, ठीक है। और 2D सीरीज़ से भी बहुत ही मुश्किल है कि वो पूछ लें कोई क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ही, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ पता है ना कि D ऐसे स्टेबल होता है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए अगर उसमें ऐसा पूछा है कि इसकी मतलब होनी चाहिए थी ये कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे क्यों हो गई किसी भी एलिमेंट का, मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अगर ऐसा किसी में भी किसी केस में भी आए कि होनी ऐसी चाहिए थी लेकिन हो ऐसे क्यों गई, क्वेश्चन मार्क क्यों हो गई, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई स्टेबिलिटी करने के लिए, इन ऑर्डर टू सीक स्टेबिलिटी ऑफ ईदर हाफ फील्ड और तुम्हारा फुल फील्ड D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को S में से उठा के जंप करा दिया D में, और पूरा स्टेबल हो गया, सिंपल आंसर, ठीक है। सेकेंड वाली सीरीज़ का मैं बस बता देता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। तो ये हो जाता है, फिर ये तुम्हारा स्टार्ट होता है, वो एंड हुआ था 30 पे, 30 में ये देखो यहाँ पे 30 पे एंड हुआ था ना, 30 पे जिंक, उसके बाद से इसको स्टार्ट कर दो तो ये कहाँ से चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पलेडियम, सिल्वर, वेयर देन कैंडियम, ठीक है।
तो कैंडियम तक ही पूरा जाके ट्रिटियम से ख़त्म होता है। ठीक, इसका नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर शुरू होता है 39 से, यहाँ पे 39, देन 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, इसमें तुम्हारा जैसे मैंने बताया कि ऊपर 4s था तो यहाँ 5s आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है 5s, और ऊपर तुम्हारा 3d था तो यहाँ एक बढ़ के 4d आ जाएगा, बस इतने का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया 3 के बजाय, तो उसका भी स्टेबिलिटी, ये 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पे तीनों में 10 हो जाता है। ठीक, अब देखो इसका वाला जो केस है उसके लिए तो 10 तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डी से तुमने एक इलेक्ट्रॉन जो जंप करा तो उसका D9 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्वर के लिए तो सही है, 10 हो गया। पीडी के लिए ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि यही एक एक्सेप्शन है, अगर याद करो तो मैंने पहले अभी बताया था इस वाले पेज पे, यहाँ पे ना, इस वाले पन्ने पे, मतलब प्रीवियस में पहले मैं बताया था कि क्या होता है कि जो पीडी होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि NS के ऊपर 0 आ जाता है, और यही यहाँ पर होता है। ये क्या इतना लालची है कि इसका D8 रहता है और इसके बगल में रहता है S2, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जंप करा देता है और एक बन जाता है D10 S0। ऐसा सब में नहीं होता, ऐसा सिर्फ पीडी में ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ याद करने वाली है। ठीक, बाकी तो यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही सिंपल हैं, और बाकी इसमें जो फिर तुम्हारा S में है तो S में भी वही 1 2 2 2 1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो NCERT में टेबल दी हुई है, उसको एक बार देख लेना बस। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत पूछते नहीं हैं, पूछेगा भी तो प्रॉपर्टीज से पूछता है ज़्यादा बस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर नंबर याद है इनका, सिर्फ पहली सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ का नंबर, एटॉमिक नंबर याद कर लो बस, अपने आप ही बन जाता है, उसमें कोई बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और ठीक, बाकी तो अगर कुछ ना समझ में आए, जैसे यहाँ पर वैसे तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, बट अगर नहीं आता है तो MD सर के इनऑर्गेनिक के लेक्चर हैं, उनको भी एक बार चेकआउट कर सकती हो। ठीक है, बाकी तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सारी बातें यहाँ पर ही हो गई। मैं बस NCERT एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है वहाँ पे। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम 21 इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक इज़ नॉट। देखो वही सारा है, इंटेक्स के सारे सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो मैं भी सोच रहा हूँ कि ना ही बनाऊँ, कि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर प्रॉब्लम ही होगी। अब मैं एक आखिरी टॉपिक इसी में कवर कर देता हूँ, या फिर वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। ठीक है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी टेबल है, आयनिक इंथैल्पी हो गई। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पार्ट वाइज बनाता हूँ ना, कि चलो एक वीडियो में मैं देखता हूँ जितना हो पाएगा, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। एक मिनट, ये ऊपर नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इसमें अगले उसकी, कि बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि भाई ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी ज़्यादा रहती है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी एक NCERT में एक टेबल है जो लैटिस स्ट्रक्चर पे दी हुई है, अगर ध्यान से वहाँ पे देखना तो उसमें दी होगी लैटिस स्ट्रक्चर और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उसको बहुत देखने की ज़रूरत है नहीं, उसको स्किप कर देना, क्योंकि वो एक चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री में, सॉलिड स्ट्रक्चर, अभी तो रिमूव हो गया है। तो उसके अगर वो पढ़े होती तो फिर पता चलता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के नीचे जो ये लिखा है ना, BCC, HCP, CCP, ये सब जो लिखा है, तो ये तुम्हारे स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी सेंटर क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैक, टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो ये इतना ये नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही डिलीटेड हो चुका है, बस उसमें ऐसा रेफरेंस एक टेबल दी हुई है वहाँ पे। मेन जो है यहाँ पे ग्राफ है, जो ट्रेंड्स है, मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, फिगर 4.1 NCERT का, उसमें जब वो मेन, बहुत मेन ग्राफ है। ठीक है, वो समझ गए तो हो गया भाई काम, धुआंधार एकदम। मैं ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके है थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसके ऊपर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे पीक गई है, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे पीक गई है, और फिर ऐसे जाते जाते फिर पूरी पीक ऐसे चली गई है, एंड देन इसके ऊपर तुम्हारा ऐसे 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 ऐसे, इसमें डाउन नहीं हुआ है, ऐसे फिर ऐसे करके ये चला गया। तो कुछ ऐसे ही सिमिलर ग्राफ है, उसमें देखना तो अच्छा दिखेगा।
वैसे रफली बना दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेन जो चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ कि इस पे इधर की तरफ होगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे, और इधर की तरफ तुम्हारा होगा एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पे। तो एक्स और वाई, हाँ एक्स और वाई बना भी देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं तो मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग के लिख दे रहा हूँ, टाइटेनियम, यहाँ पे है जर्कोनियम ZR, और यहाँ पर है हैफनियम HF, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर है तुम्हारा टंगस्टन W, और यहाँ पर है तुम्हारा क्या है ये TC, पता नहीं क्या है, क्या था ये, मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ो। तो MN, ठीक है, टेक्नीशियन था क्या शायद, मोलिब्डेनम, हाँ टेक्नीशियन था, ठीक है। तो उसके बाद फिर तुम्हारा ये नीचे आ जाएंगे बाकी सारे, ठीक है, बाकी सारे एंड वाले हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया AU, फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा इसका हो जाएगा कॉपर, और इसका हो जाएगा AG, ठीक है। तो हमें बस इतना समझना है। और ये जो नीचे वाली सीरीज़ है, नीचे वाली सबसे नीचे वाली, ये है तुम्हारी 3D, देन इससे ऊपर वाली है तुम्हारी 4D सीरीज़, इससे ऊपर वाली है तुम्हारी 5D सीरीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें समझना है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अगर मेल्टिंग पॉइंट समझ गए तो सेम है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही चलता है, ठीक है, और वो कोई पूछता भी नहीं है वैसे भी। अब मेन चीज़ क्या है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3D सीरीज़ नीचे है, 4D ऊपर है, देन 5D है। तो एक आइडिया यहाँ से मिल रहा है कि हाँ भाई, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे सीरीज़ में तो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5D का सबसे ज़्यादा, देन 4D का, और देन 3D का। ये तो ग्राफ से ही पता चल रहा है कि भाई 3D सबसे नीचे है यानी सबसे कम, फिर 4D, फिर 5D, तो ऐसे पूरा ऑर्डर है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनका ऑर्डर ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें ऑर्डर इनका जैसे पता नहीं है कि ऑर्डर, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस चीज़ पे करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि इंटर एटॉमिक, उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग कितनी तगड़ी है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कितना तगड़ा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो 5D में सबसे तगड़ा बॉन्ड बनता है, तो फिर 4D में, देन 3D में, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, और यही सारी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि अच्छा ये बताओ हायर मेल्टिंग पॉइंट ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेंड देखना सिंपल सा कि ये यहाँ बढ़ा, बढ़ने के बाद यहाँ पर घट गया, वो एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। तो घटा, लेकिन बेसिक ट्रेंड जो है कि बढ़ा और बढ़ने के बाद में स्टेबल होके घट गया, ठीक है। या यहाँ पे देख लो इस वाले में, तो इसमें बढ़ा फिर बढ़ने के बाद घट गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ते जाते हैं डी सबशेल में, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और जब घटने लगते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है, ठीक। अब इसको ऐसे समझना, जैसे मैंने लिखा स्कैंडियम वाला जो कहाँ गया, इसी में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर था ना स्कैंडियम में, तो स्कैंडियम में क्या था कि स्कैंडियम में मेरे भाई कि जैसे 3D1 था, 4s2 था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, फिर एक से बढ़कर दो हुआ, फिर दो से बढ़कर तीन हुए, फिर यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ 6 नहीं हुआ, ये गलती हो जाती है, यहाँ 6 नहीं हुआ, यहाँ एक्चुअल में 4 हुआ। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। खाली जगह हमेशा देखी जाती है कि मेटल में जो है कितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, ठीक है, तो वो तुम्हें वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एडिशन कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, जब मैं 6 बनाऊँगा इस डब्बे में, तो 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे भरेगा 1 2, और फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर बेसिकली 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ये तो पूरा डब्बा फिल हो गया, इसको रहने दो, यहाँ बेसिकली सिर्फ 4 हैं। अभी तक अनपेयरिंग चल रही थी पूरे में, और बाद में जाके पूरा वो 10 हो जाता है एकदम, ठीक है। तो बीच में स्टेबिलिटी रहती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा घटते बढ़ते नहीं हैं, और इनके साइजेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हो पाएगा तो भी बताऊँगा। बाकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है पूरा कि अनपेयर कितने हैं। इसमें अनपेयर 1 थे, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 5 अनपेयर थे। लेकिन जैसे 6 पे आया तो यहाँ पेयरिंग हो गई एक डबलेट की, सिर्फ 4 अनपेयर बचे, तो कम हो गया। जो 6 नंबर दिख रहा है वो बढ़ा नहीं, 4 की वजह से कम हो गया। तो जब 4 की वजह से कम हो गया तो इसी वजह से क्या हो गई, यहाँ पे तुम्हारी अनपेयरिंग कम हो गई, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है। इस चैप्टर की यही खासियत है कि कुछ भी ना आए तो लिख दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अरे मजाक कर रहा हूँ, मतलब लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसमें देखो, तो टाइटेनियम से पूरा तुम्हारा यहाँ तक बढ़ा, वो टाइटेनियम स्कैंडियम भी उसने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन वो रहता वही पूरा जनरल ट्रेंड। तो यहाँ से पूरा से बढ़ा, पीक हुई,
अब यहाँ पर ये जो दो एक्सेप्शन आए हैं ना, इनके बारे में एनसीईआरटी में लिखा नहीं है एक्सेप्शन डायरेक्टली, लेकिन मैं बता दूं कि इनका दोनों का, चाहे वो मैंगनीज ले लो या फिर तुम्हारा टेक्नीशियम ले लो, इन दोनों का तुम्हारा क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना, अब यही वाली बात है कि सॉलिड स्ट्रक्चर है तो पढ़ा होता, तो स्ट्रक्चर इतना बस एक चीज़ दिमाग में रख लो, वैसे क्वेश्चन इस पर नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात कि स्ट्रक्चर इनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से कि जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बस सिंपल सी बात। बाकी ये पूछेगा कोई नहीं। देखो यहाँ टंगस्टन एकदम पीक पर है और होना भी चाहिए था मिडिल में एकदम सीरीज़ में, जैसे यहाँ मैंने बताया ना सीरीज़ के एकदम मिड में, तो सीरीज़ के मिड में कौन है, एम एन और क्रोमियम है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा 5-5 है, उसके बाद तो घटेगा और उसके पहले बढ़ रहा था, तो 5-5 में एकदम पीक है पूरी। तो जब पीक है पूरी तो यहाँ पर मिडिल में बढ़ना चाहिए और वही तुम्हारा ट्रेंड दिख भी रहा है। देखो यहाँ भी मिडिल में बढ़ा, यहाँ तुम्हारा मिडिल में घट गया जो कि नहीं घटना चाहिए था, और यहाँ भी मिडिल में घट गया जो कि नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं लिखी लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और कि इनका जो है एटमाइजेशन की जो एंथैल्पी होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब एंथैल्पी वर्ड से डरना नहीं है, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट, इन्होंने बस ऐसे बदल के नाम रख दिया, तो एंथैल्पी का मतलब हीट ही होता है। तो जब सीधी सी बात है, जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो फिर हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी पिघलाने के लिए, तो वो भी उसकी भी एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, सिंपल सी बात। ठीक ठीक है, तो ग्रेटर एंथैल्पीज़ के बारे में हो गई, हैवी ट्रांजिशन में मेटल के बारे में हो गया। मैं बस एनसीईआरटी ऐसे से ऊपर ऊपर चेक कर ले रहा हूँ। इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन बस इनमें हाई रहता है। देखो कोई भी सीधी सी बात है, जब कोई एकदम चिपक के रहेगा उसे तोड़ना कठिन हो जाएगा। ठीक है, जब बंडल में रहेगा, तो जब इंटरेक्शन एकदम स्ट्रांग होंगे एटम के बीच में, इंटर एटॉमिक का मतलब कि एटम के बीच के इंटरेक्शन जब ये स्ट्रांग होंगे तो तोड़ना कठिन होगा, तोड़ना कठिन होगा तो सीधी सी बात है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पिघलाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर एक आखिरी ट्रेंड में इसमें बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आधा घंटा हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, पता भी नहीं चलता। इसके बाद फिर तुम्हारा बचेगा आयनाइजेशन की, लेट मी सी, आयनाइजेशन की इंथैल्पी बच रही है, फिर ऑक्सीडेशन का स्टेट बच रहा है, जो कि बहुत ही आसान दो टॉपिक हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट ही है। हाँ, ट्रेंड्स हैं तुम्हारे थोड़े से, ट्रेंड्स वही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के उसमें कॉन्फ़िगरेशन में, और स्टेबिलिटी का तुम्हारा, स्टेबिलिटी का तो कोई वैसा है नहीं बहुत ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं कोशिश करूँगा कि खींच दूँ इसमें, लेकिन ये भी तो दिमाग में रखना है कि समझ में भी तो आना चाहिए। चलो फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम जा ही रहा है। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बन पाएगी नहीं। ठीक है, फिर तुम्हारा इसको मैं ऐसा करूँगा ना, व्हाट्सएप पे तो जा नहीं पाता है इतना लंबा वीडियो। ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूँगा, वाईटी पे डाल दूँगा, तो वाईटी पे जाके इसको चेक कर लेना, क्योंकि भाई व्हाट्सएप पे भेजना मतलब बहुत ही टफ़ काम हो जाएगा फिर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर बहुत पार्ट में जाता है ना वीडियो, और क्वालिटी भी गिरी जाएगी। उस पर तो यूट्यूब पे तो मैं चाहे 1-1 घंटे की डाल दूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं अब अगले अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई बात अगर दिक्कत उक्कत हो तो पूछ लेना, वैसे मुझे तो नहीं लग रहा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग लगभग कवर ही हैं अभी तक एनसीईआरटी का एक भी वर्ड नहीं छोड़ा हूँ। अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या आता है कि भाई इनकी साइज़ के बारे में बता दो। अच्छा, कि इनकी साइज़ यानी कि एटम की जो साइज़ है वो कैसे वेरी करती है। तो साइज़ को जानने से पहले, इससे पहले मैं बता दूं कि साइज़ क्या होता है। दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फैक्टर होता है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट होता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो तुम्हारा होता है लेंथनॉइड, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, अब देखो एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, शील्ड का मतलब क्या होता है, कवच। ठीक है, तो यानी कि कुछ ऐसा कवच टाइप में ऐसे लगा दो कि वो चीज़ इधर ना आ पाए, दूसरी साइड ना आ पाए, मतलब कवच तो प्रोटेक्शन ही करता है ना। तो सेम हाल यहाँ पर भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया और ये ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको पास वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्ड करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस का चार्ज है, इनके पास भी माइनस का है, तो ये उसे भगाएंगे कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, धत 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 भागो यहाँ से। तो ये जब यहाँ से दूर जाएगा ना, तो न्यूक्लियस का इस पे जो फोर्स है
वो कम हो जाएगा। एक इफेक्ट और आता है इसी पे, याद आ गया, तीसरा होता है इसी का जस्ट उल्टा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन जैसे देखो यहाँ दूर ये लोग भगा रहे हैं, अंदर वाले ये कह रहे हैं भागो भागो भागो, तो जितनी दूर होगा उतना ही भगाते जाएंगे, और इसका इंटरेक्शन इसके साथ कम होगा क्योंकि इसकी दूरी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इसका जो इंटरेक्शन होगा इसके साथ वो कम हो जाएगा। तो जब इंटरेक्शन ही कम हो जाएगा तो फिर इस पर फोर्स ज़्यादा नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी साइज़ पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग क्या होता है कि अब वो केस उल्टा होता है कि जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इन पे तो न्यूक्लियर अपना पूरा हुकूमत चला सकता है, तो इनको क्या करता है कि इन दोनों पास वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच के रखता है कि एकदम पूरा जकड़ के रखेंगे। ठीक है, तो इनको कहीं नहीं जाया जाता। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज़ छोटी होगी, क्योंकि एकदम एकदम लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस। इलेक्ट्रॉन को मैं भगा रहा हूँ तो ये चीज़ ऐसे बढ़ती जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है दूर जा रहा है, तो ये चीज़ पूरी ऐसे बढ़ती जाएगी, कहीं तो ऑर्बिट चाहिए उसको रुकने के लिए। तो जब ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो तुम साइज़ देखो, ये इतना था फिर इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया, बढ़ता चला जा रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट से साइज़ बढ़ जाता है। और स्क्रीनिंग से देखो तो इन दोनों को इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच रहा है। जब खींच रहा है तो मान लो यहाँ के इलेक्ट्रॉन थे, खींचा 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 यहाँ तक लिया, तो साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस। तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, साइज़ बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, साइज़ कम हो जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक अलग से कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि हमें सिर्फ देखने को मिलता है कि जब हम उसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक में जब जाने लगते हैं, तो क्योंकि इनकी जो स्क्रीनिंग होती है ना वो बहुत ही मतलब ओवर पावर कर जाती है। ठीक है, तो साइज़ इनका थोड़ा सा छोटा हो जाता है नीचे जाते समय। ठीक है, तो वो भी एक चीज़ होती है। ठीक, कि जो एक्सपेक्टेड इनकी साइज़ थी, एक्सपेक्टेड साइज़ नहीं होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो तो नाम में ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब एकदम साइज छोटा हो जाना। ठीक है, अब यहाँ भी मैं ग्राफ ही बना के समझाऊंगा क्योंकि ग्राफ इसमें बना भी हुआ है 4.3 फिगर नंबर। ठीक है, ट्रेंड से एटॉमिक रेडिया है, इन्हीं सबसे देखो मेन सवाल सब इन्हीं सबसे आना है। और डीएफ तो पूरा ही बकवास चैप्टर है एकदम। मेन तो मज़ा कोऑर्डिनेशन में, लेकिन कोऑर्डिनेशन में मज़ा तभी है जब डीएफ समझे रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे है पूरा ट्रेंड। ठीक है, अब ये तुम्हारी जो पूरी सीरीज़ है ये नीचे वाली सीरीज़ है, फिर ये ऊपर ऐसे उठती भी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होगी, सीधा ऐसे कर्व बनेगा, फिर यहाँ पर ऐसे जाएगी, फिर ये थोड़ी सी स्टेबल होगी, फिर ऊपर बढ़ेगी, और फिर ये थोड़ी सी ऐसे चिपक के ऐसे जाएगी, फिर ये जाके ऊपर ऐसे बढ़ेगी। तो ऐसे तुम्हारा दिया हुआ है। डेटा मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डेटा उसी में देख लेना। ठीक है, डेटा लिखूँगा तो बड़ी हौच पौच हो जाएगी, मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेंड बता दे रहा हूँ बस। ठीक है, दो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है जो कि याद कर लो, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। क्या भरोसा इन लोगों का। जर्कोनियम का और हैफनियम का इनका रेडियस बहुत ही करीब करीब होता है। जर्कोनियम का होता है 160 पिकोमीटर और इसका होता है हैफनियम का 159 पिकोमीटर। एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है इसलिए लिख दिया क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है आ जाए। इनका भी रेडियस सेम कांस्टेंट है, लगभग लगभग 160 और 159 में एक ही पिकोमीटर का अंतर है। तो वो क्यों होता है इतना मतलब इतना आसपास क्यों है भाई, इतना आसपास इसी वजह से है क्योंकि इनका कारण सिंपल सा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो सिंपल से इनका लेंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, एकदम सिंपल सी लल्लू बात। ठीक है, अच्छा अब जो मेन चीज़ मुझे बतानी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो नोट्स ही अपने खोल लेता हूँ, उससे बताता हूँ। हाँ, तो अब मैं डायरेक्ट भैया नोट से ले आया हूँ उठा के ना, ये ज़्यादा सही होगा, बढ़िया कोटा वाले नोट्स हैं ये। ठीक है, तो अब देखना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एकदम एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, कि इफ़ तुम्हारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का मतलब जेड का मतलब न्यूक्लियस हो गया, तो इफेक्टिव जो फोर्स है न्यूक्लियस की, वही जो स्क्रीनिंग में बता रहा था वो। ठीक है, तो अगर शील्डिंग हो गया स्क्रीनिंग से ज़्यादा तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, अभी वही बताया। शील्डिंग अगर इसके बराबर हो गया तो साइज़ कांस्टेंट, क्योंकि वो जितना खींच रहा है वो उतना भगा रहा है, तो दोनों कट के ज़ीरो हो गए तो एटॉमिक साइज़ कांस्टेंट। अगर शील्डिंग कमज़ोर पड़ गया जेड इफेक्टिव के सामने, स्क्रीनिंग के सामने, तो एटॉमिक साइज़ कम हो जाएगा, जैसे बताया। अब यहाँ देखो इस 3D सीरीज़ में, 3D सीरीज़ अगर समझ गए, दिमाग में अच्छे से आ गया, तो बस वही चीज़ 4D में है, वही चीज़ 5D में है, सिंपल अप्लाई कर दो, क्योंकि लिखा भी है मैंने सेम फॉर ऑल सीरीज़। ठीक है, होता क्या है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, अब इसमें होता क्या, ध्यान समझना। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते जाएंगे तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो वो और बाकी के इलेक्ट्रॉन भगाएंगे। तुम सिंपल सी बात समझो, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, और फिर उसके इर्द गिर्द में तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक उन दोनों को ना भगा पाता,
लेकिन अगर उस एक की जगह वहाँ पर 4 आ जाएँ तो वो आराम से दोनों को भगा देंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि न्यूक्लियस को तुमको खींच के रखना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस उनको खींच के अपने पास रखता है, ठीक। तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझना, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बात को सुनना ध्यान से, जितने ज़्यादा अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी साइज़ कम होगी, और जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जब ज़्यादा थे, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो साइज़ कम, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में देखो D10 था, पूरा पूरा भरा हुआ था D, तो इनका साइज़ ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इनमें क्या था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो साइज़ कम हो गया। तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब कम रहते हैं तो सीधी सी बात होती है वहाँ Z इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हारे हैं ज़्यादा, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस के पास ही तो ऐड होंगे, तभी तो अगले ऑर्बिटल में जाएंगे। तो न्यूक्लियस और खींच देता है, तो जब और खींच देगा तो Z इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, साइज़ कम। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज़ पूरी घटेगी। फिर फेकोनी यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो इनमें साइज़ कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनमें पहली बात तो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया ना कि शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव दोनों ही बराबर कर देते हैं एक दूसरे को। तो बस इतना जान लो कि इतने में तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। तो कॉपर जिंक में D10 पूरा ही भरा हुआ है, तो मैंने बताया कि अगर पूरा भरा रहेगा मतलब जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही साइज़ बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इसमें बढ़ते चले गए तो धक्का मुक्की ज़्यादा हो गई, धक्का मुक्की और हो गई तो स्पेस चाहिए, तो धक्का देते देते बढ़ा दिए साइज़, स्पेस बढ़ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो गई, ठीक। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो बस धुआंधार तुरंत, ठीक है, फिर और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं इसके बाद, ठीक है। मैं इसके बाद पन्ना पलट के देख भी लेता हूँ कि इसमें कुछ था नहीं। देखो अब जैसे स्क्रीनिंग पावर, यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी जो स्क्रीनिंग पावर मैं बता रहा हूँ, हाँ, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है ये भी समझ लो ध्यान से। देखो होता इस वजह से, स्क्रीनिंग पावर क्या है, सबसे ज़्यादा S की होती है, फिर P की होती है, फिर D की होती है, फिर F की होती है, ठीक है। अब F में इतनी घटिया स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनिंग लिखा है, उसका मतलब वही है एक तरीके से, ठीक है। तो Z इफेक्टिव जो है बढ़ जाता है पूरा, और साइज़ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस वजह से क्या हो जाता है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि देखो D और F में क्या है, एकदम कम है, और F में तो एकदम ही कम है। तो F में जाते जाते क्या हो जाता है कि इतनी कम स्क्रीनिंग होती है ना कि इलेक्ट्रॉन को खींचना बहुत आसान है। यहाँ पर स्क्रीनिंग का एक्चुअल मतलब, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जेड इफेक्टिव ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग की जगह फिर यहाँ पर शील्डिंग भी यूज़ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही एक ही बात हो जाती है उसमें, ठीक है। मतलब स्क्रीनिंग खींच के रखता है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनिंग का वो मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए जेड इफेक्टिव ही मान के चलो, न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज। तो क्योंकि यहाँ पर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ सब शेल का, यानी कि एफ वाले एकदम कम हो जाते हैं, एकदम ही घटिया हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जब कम हो गए तो जेड इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है लेंथनॉइड में। जैसे देखो 3D से 4D में गए तो साइज़ बढ़ा, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप, क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा बता दूँ, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, ठीक है, जब ग्रुप में नीचे आओ। तो ग्रुप में नीचे यानी कि 3D ऊपर था, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे नीचे ग्रुप में आओगे। तो 3D से 4D में आए तो नीचे आते टाइम बढ़ना चाहिए, तो साइज़ बढ़ रहा है। अब 4D से 5D में आए तो साइज़ बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन साइज़ कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जितना साइज़ 4D से 5D आने में बढ़ा, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने उतने ही साइज़ को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि ये F ब्लॉक में होते हैं तो इनका Z इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, तो इनका साइज़ यहाँ से खींच के कम हो गया, लेकिन बढ़ना चाहिए था। और तो बढ़ना चाहिए था लेकिन कम हो गया, तो कुल मिला के कांस्टेंट हो गया, यानी कि साइज़ में इंक्रीज़ 0 का हुआ। मतलब कि भैया ये तो कह रहा था कि बढ़ो, लेकिन ये कहता घट जाओ, तो दोनों की बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो वो सुनी किसी की नहीं गई, तो 0 हो गया कट पिट के। तो साइज़ इनकी बढ़ती नहीं है, नीचे से आने में साइज़ एकदम सेम रहती है। इसीलिए मैंने अभी देखो बताया था ना, जर्कोनियम हैफनियम की साइज़ एकदम सेम थी, कारण यही था, ठीक है। और यहाँ पर भी है, देखो स्कैंडियम हो गया, ट्रियम, लैंथनम हो गया, एटॉमिक साइज नॉर्मल वेरिएशन शो करती है। लैंथनम इज़ नॉट कंसीडर्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसी वजह से लैंथनम की साइड ये भी लिख लेना, लैंथनम की ट्रियम और स्कैंडियम से ज़्यादा साइज़ होती है, क्योंकि नीचे आते टाइम तो साइज़ बढ़ेगा, लेकिन अगर ये एफ ब्लॉक होता तो इसका साइज़ घटता ना, क्योंकि एफ ब्लॉक में तो लैंथनम कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये एफ ब्लॉक है, ये नहीं है, एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। देखो लैंथनम पढ़ा जाता है एफ ब्लॉक में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एफ ब्लॉक जैसी, लेकिन क्योंकि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जाता ही नहीं है, वो डी में जाता है, इसी वजह से इसको रखा डी में गया है, प्रॉपर्टीज़ एफ वाली हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन होता है। एटॉमिक साइज ये हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद देख लो यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी तो बहुत ही आसान है, साइज़ पे डिपेंड करती है। देखो सीधी सी बात है, कोई चीज़ इतनी छोटी है तो उस चीज़ को तोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। इंथैल्पी मतलब ये बताया कि हीट होती है, ठीक है, और आयनाइजेशन मतलब तोड़ने की इंथैल्पी। तो कोई चीज़ इतनी एकदम मजबूत है तो उसको तोड़ना आसान होगा? नहीं, उसको कठिन होगा तोड़ना। यानी कि साइज़ अगर इसका छोटा हुआ तो एनर्जी बहुत लगेगी तोड़ने में, और अगर साइज़ इतना बड़ा हुआ तो आराम से टूट जाएगा, बिखर जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ एक बात हो जाती है, ठीक। एक वेरिएशन यहाँ पर शो होता है कॉपर एजी और एयू में, ठीक है। तो ये वेरिएशन भी थोड़ा सा देखने वाला है कि कॉपर से एजी में साइज़ बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन एजी से एयू में क्या होता है कि जेड इफेक्टिव एयू का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और सिल्वर का कम हो जाता है। तो इस वजह से जब इसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसका साइज़ मतलब साइज़ कम, और जब साइज़ कम तो इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो इस वजह से एयू की देखो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और एजी की तो एकदम ही कम है क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव यहाँ भी कम है। तो कॉपर की एजी और एयू दोनों इससे ज़्यादा होते हैं सिल्वर से, ठीक है। और बाकी देख लो साइज़ ऑफ डी ब्लॉक इज़ ग्रेटर, इससे ज़्यादा साइज़ होता है एस ब्लॉक का, क्योंकि एस ब्लॉक में क्या है भाई, एस ब्लॉक में सिर्फ 2 डब्बे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम पास रहते हैं तो वो जल्दी टूटते नहीं। डी में तो 5 है, निकल भी सकते हैं। इस वजह से डी के थोड़ी सी क्या होती है आयनाइजेशन, मतलब साइज़ जो है डी ब्लॉक का कम है, तो और साइज़, हाँ सॉरी उल्टा बता दिया, साइज़ एस ब्लॉक का ज़्यादा होता है क्योंकि एस ब्लॉक मतलब बड़े होते हैं और डी ब्लॉक क्या होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, 5 है ना तो डब्बे छोटे रहते हैं। इस वजह से डी का क्या होता है ज़्यादा होता है, मतलब एनर्जी जो है, और एस की तुम्हारी एनर्जी कम होती है, ठीक। बाकी मैं इधर देख लूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो एक बार मैं देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं तो छूट उठ जाए तो मैं ही गाली खाऊंगा, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा, वैसे देखो इसमें सिर्फ देखते चलना है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। तो क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सीरीज बात है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तुरंत। इंथैल्पी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भैया अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पहली चीज़ कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतनी ही बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी। देखो बॉन्डिंग बनती कैसे है, सीधी सी बात सोचो। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था, कहाँ बताया था, जैसे यहाँ मैंने बताया था, यहाँ मैं यही बताया था ना कि ये डब्बा खाली है। जब खाली जगह होगी बॉन्डिंग तभी तो बनेगी, जब भरी हुई ऑलरेडी जगह तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी, नहीं बन पाएगी ना। तो जितनी खाली जगह उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, खाली जगह ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तोड़ना कठिन होगा, तोड़ना कठिन होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक, एकदम सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ कुछ बातें और लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पर एक बार जस्ट आई एम चेकिंग आउट। ओके, यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी में सिर्फ एक बात तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ क्यों। अब तुम एकदम सिंपल सोचना, एकदम सिंपल। जैसे यहाँ पे क्रोमियम का मैंने बताया ना, कहाँ मर गया ये, क्रोमियम का जैसे मैंने बताया क्रोमियम का, और इसका बताया मैंने कॉपर का, ठीक है। तो क्रोमियम में भी क्या है, पूरी फुलफिल है, मतलब स्टेबिलिटी है इसके पास D5 की। कॉपर में D10 की स्टेबिलिटी, सिंपल। यहाँ पर मैग्नीज का देखो, मैग्नीज का कहाँ लिखा था मैंने, अच्छा मैग्नीज का लिखा ही नहीं हूँ, अच्छा नहीं लिखा हूँ। मैग्नीज का देखो D5 था तो मैग्नीज में भी स्टेबिलिटी है, क्रोमियम का D5 था इसमें भी स्टेबिलिटी है, कॉपर के तुम्हारा D10 था इसमें भी स्टेबिलिटी है, और जिंक का भी लिख देता हूँ, तो जिंक का होता है 3D10 4s2। तो यहाँ पर इसका भी D10 है, यानी कि ये भी स्टेबल है। तो जितनी चीज़ें स्टेबल हैं उनको तोड़ना कठिन है। ऐसे समझो कि लाइफ में कोई भी अगर आदमी स्टेबल है तो उसको वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपने स्टेबिलिटी से हटाना, ठीक। तो ऐसे ही जो ये एलिमेंट्स हैं 4 जो भी मैंने बताया, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि इनकी हायर स्टेबिलिटी वजह से इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है कि Mn+2 में और Fe+3 में बहुत स्टेबल है, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन, इसी पे मैं बंद भी कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दूसरे पार्ट में ही कवर करूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान ध्यान समझना कि क्या होता है कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंगनीज़ है, ठीक है,
तो मैग्नीज़ क्या है कि मैग्नीज़ का अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा 3d5 4s2, ठीक, ये होता है इसका। अब ध्यान समझना, एक होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड, एक होती है थर्ड। सिंपल समझना, फर्स्ट का मतलब है पहली बार इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना, थर्ड आयनाइजेशन का एनर्जी का मतलब है तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना, ठीक है। तो मैंगनीज में देखो ध्यान से, अगर मैं इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालूँ यानी कि Mn प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन उड़ेगा कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S से उड़ा जाता है, ठीक है, D में हम लोग बाद में आएंगे। तो 3d5 4s1, अभी भी ये स्टेबल है, बिल्कुल है, ठीक, कोई बात नहीं। Mn+2 3d5 4s, अब यहाँ एक था तो एक उड़ा दो तो क्या हो गया 0, क्या अभी भी ये स्टेबल है, बिल्कुल है, D5 में बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि Mn+3 यानी कि तीसरी आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो हो जाएगा 3d4 4s0, क्या अब ये स्टेबल है, नहीं। यानी कि Mn+ जब बनाना था तब हमें कम एनर्जी लगी, क्यों, क्योंकि वो तब भी स्टेबल था, तो एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप हमने निकाल लिया, इसको हवा भी नहीं लगी क्योंकि ये स्टेबल था। Mn जब +2 में गए यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में, तो वो थोड़ी सी बढ़ी क्यों, क्योंकि अब इसको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 कैसे हो गया, लेकिन ये अभी भी स्टेबल है तो उसको फ़र्क पड़ा नहीं। तो मान लो अगर इसकी एनर्जी अगर मान लो रही होगी 500 जूल, तो यहाँ से बढ़ के इसकी एनर्जी सिर्फ 800 जूल हुई, सिर्फ इतने का अंतर है, थोड़ा सा 300 जूल का। लेकिन अब तुमने स्टेबिलिटी को छेड़ दिया, यानी कि वो ऑलरेडी स्टेबल था लेकिन तुमने उसकी स्टेबिलिटी को छेड़ दिया, तो जब छेड़ोगे तो वो इतनी जल्दी तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बहुत मेहनत लगेगी, और जब बहुत मेहनत लगेगी बहुत हाई एनर्जी, तो यहाँ से डायरेक्ट जंप हो जाता है तीसरी एनर्जी में, मान लो 1400 जूल का, इतना ज़्यादा जंप हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी स्टेबल था, इसे तुम इतनी आसानी से थर्ड वाला नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, ये बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन के केस में है, तो आयरन में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाता है 3d6 4s2, तो यहाँ से सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकालो तो Fe+ बनेगा, 3d6 4s तुम्हारा क्या 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अभी भी क्या स्टेबल है, हाँ थोड़ा बहुत है, 6 वाला कम होता है लेकिन थोड़ा बहुत है। Fe+2 कर दो तो क्या हो जाएगा 3d6 4s0, क्या अभी भी स्टेबल है, हाँ अभी भी थोड़ा ही बहुत है। लेकिन अगर मैं Fe3+ करता हूँ तो अब देखना, S तो ख़त्म हो गया तो D से निकालूंगा, 3d5 हो गया, क्या अब ये स्टेबल है, हाँ ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि D5 आ गया। तो यहाँ पर केस उल्टा हो गया, यहाँ पर आयरन का पहला अगर एनर्जी इसके पास 500 जूल थी और फिर उसके बाद इसकी एनर्जी 800 जूल हुई निकालने में, लेकिन तुरंत इसकी एनर्जी 200 जूल हो गई, क्यों, क्योंकि भाई D6 तुम्हारा जो था उससे इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, 500 जूल की एनर्जी लगी, चलो कोई बात दिक्कत नहीं। फिर तुमने S से निकाला तो Fe2+ ने कहा कि यार अभी देखो यार S में तो एक था भी यार, तुम ज़बरदस्ती 0 कर रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं कर लो, तो और एनर्जी लगी, लगभग 800 लगी। लेकिन जब तुमने 6 वाले से निकाला, क्योंकि Fe को दिक्कत S से नहीं थी, Fe को दिक्कत थी कि भाई कोई D6 को D5 बना दे, हमें स्टेबल कर दे, बाकी भाड़ में जाए। तो D6 को स्टेबल करना था, यानी कि D6 तुम्हारा कैसे स्टेबल होगा, तो D6 को स्टेबल करने के लिए सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया तुम्हारा 5, और जब 5 बन गया तो तुम्हारा यहाँ पर एनर्जी कम देनी पड़ी, क्योंकि भाई वो तो चाहता ही था कि तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो उसको बस थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी बस। जितना जैसे एक बच्चा है कि उसको चॉकलेट चाहिए, तो उसको तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई उसको मतलब कोई बहुत ब्रांडेड चॉकलेट, उसको कोई भी दे दो वो चल जाएगा तुरंत, उसका हो जाएगा। लेकिन अब भाई किसी की एकदम शौक ही है कि नहीं भाई हमें एकदम डेयरी मिल्क का प्रीमियम वर्जन चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर इसको तो 6 से 5 में जाना ही था क्योंकि 5 वाला स्टेबल था, तो इसको कम एनर्जी देनी पड़ी, आराम से स्टेबल हो गई, ठीक है। तो ऐसा सब में होता है। तो यहाँ 2 एग्जांपल दिए थे Mn2+ के, Fe3+ का। तो किसी भी केस में अगर ऐसे स्टेबिलिटी की चीज़ है तो उसमें तुरंत चेक करो कि क्या भाई वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये पूछता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उसकी लोअर है, उससे ज़्यादा है, जैसे क्रोमियम का भी एक केस यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी मैं ख़त्म ही कर देता हूँ ना, रहे हाथ, ठीक है, रहे हाथ। जैसे क्रोमियम का क्या होता है 3d5 होता है 4s1, ठीक। तो क्रोमियम का अगर मैं +1 करूँ तो कितना हो जाएगा 3d5 4s0, क्या क्रोमियम अभी स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है भाई, D5 चल रहा है। लेकिन अगर मैं क्रोमियम का यहाँ पे +2 करने जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 3d4, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, ये स्टेबल है, इसको चॉकलेट चाहिए प्रीमियम वाली, तुमने इसको ऐसे कैसे दे दिया। अगर मान लो यहाँ 100 जूल रही होगी, यहाँ 200 जूल रही होगी, तो यहाँ डायरेक्ट 1800 जूल हो गई, इतनी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि भाई तुम निकाल थोड़ी पाओगे,
तो क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो डायरेक्ट तुमको यहाँ पर देखना है, ठीक। कुछ बातें यहाँ पर ये भी लिखी हुई, जैसे Mn प्लस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्रोमियम प्लस से कम है। क्यों प्लस है, क्यों कम है, सीधी से देखो, Mn तुम्हारा प्लस में था और क्रोमियम तुम्हारा प्लस में था। अब ध्यान से देखना, Mn+1 में तुम्हारा अब भी 4s में 1 था, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी तब भी कम होगी। लेकिन यहाँ देखो, इसका तो सिर्फ D5 ही है भाई, इसका तो 4s को गोली मार दो, इसका 4s पूरा ख़त्म, इसकी जो स्टेबिलिटी है सिर्फ D5 की वजह से है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका तो यहाँ पर जो 1 है ये थोड़ा सा कम स्टेबल है S में, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो जो है सिर्फ स्टेबल ही है। तो क्रोमियम+1 इज़ मोर स्टेबल देन Mn+1 ड्यू टू इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। इन द सेम वे Fe2+ का जो D6 कन्फिग्रेशन है वो भी Mn2+ के कन्फिग्रेशन से तुम्हारा ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कम होता है, सॉरी, क्योंकि वो D6 है और Mn2+ में तुम्हारा 3D5 हो जाएगा, ठीक। सिर्फ यही देखना है बस तुम्हें स्टेबिलिटी का, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मुझे यहीं वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है अगला और उसके बाद तुम्हारा ट्रेंड है, तो वो भी कुछ मुझे लगता है कि 20-25 मिनट का वो भी वीडियो बनेगा, सेकंड वाला। केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बहुत सवाल आते हैं, अनपेयर है, वो भी मैं सिखा दूंगा 2 सेकंड में। कलर कंपाउंड के बारे में है कि कलर कंपाउंड कैसे बनते हैं, और बाकी सारे तो सब लल्लू ही लल्लू है, ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन है। तो आई थिंक ये 3 पार्ट में वीडियो बनेगा, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन का अलग वीडियो बनाऊँगा ना। तो रिएक्शन में सिर्फ मैं बैलेंसिंग बता दूंगा, बाकी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में, देखो सिंपल बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन दी हुई है ना उसको 1-2 बार कॉपी में लिख के मतलब देख लेना कि किससे क्या बनता है। बाकी तो मैं सिखा दूंगा कैसे बैलेंस की जाती है, लेकिन एक बार बस देख लेना, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट आती है रिएक्शन वहाँ से, ठीक है ना। तो 3 नहीं 2 वीडियो, सिर्फ 2 वीडियो इसकी बनेगी, डी ब्लॉक की, लगभग 1 घंटे की हो गई ये भी, मैंने बहुत कम में ही पढ़ा दिया है तब भी, क्योंकि डी ब्लॉक ही बहुत ज़्यादा है, 4-5 घंटे का जाता है ये, ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हारे 2 लेक्चर बाद फिर आ जाएंगे एफ ब्लॉक का, और एफ ब्लॉक में तो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, एफ ब्लॉक तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो एफ ब्लॉक के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन मैंने बता ही दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयनिक साइज़ कम होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो कुछ चीज़ें तो मैंने यही तुमको बता दी, ठीक है, कि उसमें साइज़ कम हो जाएगी क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। 1-2 रिएक्शन है उसमें, मुझे लगता है 15 मिनट में हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है, लैंथेनाइड वाला भी, ठीक। चलो फिर।